बर्फबारी में गांव। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव जिसका नाम श्यामनगर था, वहाँ दिसंबर की सर्दियाँ अपनी चरम सीमा पर थी। सूर्य की रोशनी दिन में इतनी कमज़ोर होती थी कि वह ज़मीन पर जमी हुई पाले की चादर को पूरी तरह से पिघला नहीं पाती थी। चारों ओर घना कुहासा छाया रहता था, घना कोहरा छाया रहता था। हर ओर धुंध और सफ़ेद बर्फ़ की चादर, और लोग दिन का अधिकांश समय अपने घरों के अंदर आग तापते हुए बिताते थे, क्योंकि बहुत भीषण ठंड पड़ रही थी। और उत्तर भारत में तो वैसे भी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जैसे कि आजकल पड़ रही है। इसी तरह का समय था। और वैसे ठंड दिसंबर, जनवरी, फरवरी के दिनों में बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ती है। और कहानी है 70 वर्षीय वृद्धा रामा की, जो श्यामनगर के बाहरी छोर पर अपनी पुरानी मिट्टी की झोपड़ी में अकेली रहती थी। इसकी इकलौती बेटी शहर में ब्याही गई थी, जो साल में एक आध बार ही आ पाती थी। रामा को अपनी सादगी और सीमित साधनों के इस जीवन की आदत सी हो गई थी। लेकिन इन बर्फीली रातों में जहाँ ज़िंदगी बहुत कठोर हो जाती है, एक ठंडी हवा की तरह वक्त कटने लगता है। और बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। रामा की झोपड़ी में बिजली भी नहीं थी, ना ही कोई अच्छे साधन थे। वह अपना गुजर बसर कर रही थी। उसका सारा काम मिट्टी के तेल के दिए और लकड़ियों की छोटी सी अंगीठी से चलता था। सर्दी की शामें अक्सर जल्दी और भयानक रूप से अंधेरी हो जाती थी। आज की शाम भी कुछ इसी तरह की थी। आसमान बादलों से इस कदर ढका हुआ था कि तारे भी नज़र आ नहीं रहे थे। गांव में हर छोर पर बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ रही थी, और घना कोहरा दिखाई पड़ रहा था। रामा ने अपनी अंगीठी को जलाया। आसपास पड़ी हुई सूखी टहनियाँ और गोबर के उपले कंडे, जिन्हें कंडे भी कहते हैं, अंगीठी में सुलगने लगे, और उससे गर्म हवा निकल रही थी। झोपड़ी के अंदरूनी हिस्से को थोड़ा गर्म बना रही थी, आरामदायक बना रही थी। उसने एक पुराना ऊनी शॉल अपने चारों ओर कसकर लपेट ली और अंगीठी के पास बैठ गई। उसने रात के खाने के लिए बस थोड़ी सी खिचड़ी बनाई थी, जिसे धीरे धीरे खाकर उसने अंगीठी पर चढ़ाए पानी को गर्म किया। जैसे ही वह गर्म पानी से अपने पैर धो रही थी, उसे बाहर हवा के सनसनाने की आवाज़ सुनाई दी। यह एक सामान्य आवाज़ नहीं थी, यह गहरी भीगी हुई हवा थी, जो तेज़ी से चल रही थी, और उसके साथ किसी चीज़ के गिरने की हल्की फुसफुसाहट भरी आवाज़ें आ रही थी। रामा ने धीरे से चलकर दरवाजे की तरफ गई, और रामा ने दरवाज़ा खोला और बाहर झांका। ठंड का एक झोंका उसे तुरंत अंदर धकेलने लगा। जैसे बर्दाश्त से बाहर ठंड थी, लेकिन जो उसने देखा उसकी सांस रोक दी। बर्फ़ गिर रही थी, और यह कोई साधारण बर्फबारी नहीं थी, यह भीषण बर्फबारी थी। बड़े बड़े मुलायम फाहे तेजी से आसमान से उतर रहे थे, और यह कुछ ही मिनटों में झोपड़ी के सामने से को छोटी सी कच्ची गली सफ़ेद चादर ओढ़ चुकी थी। ओह! उसने कहा, इस साल तो जल्दी आ गई। उसने फुसफुसाया, श्यामनगर में बर्फबारी अक्सर होती थी, लेकिन इतनी जल्दी और इतनी भीषण मात्रा में तो कभी नहीं हुई। यहाँ तो बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। उसने आगे के लिए भी चिंता व्यक्त की, क्योंकि हर ओर गांव में भीषण बर्फ ही बर्फ पड़ी दिखाई दे रही थी, और जीवन यापन बहुत कठिन हो गया था, और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। और रामा ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर आ गई। उसे पता था कि अगर रात भर बर्फबारी हुई तो सुबह तक उसके दरवाजे के आगे कई फीट बर्फ जमा हो जाएगी। उसका पहला विचार उसकी छोटी बच्चिया गौरी के पास गया। हाँ, उसके पास एक बच्चिया गौरी थी, जो झोपड़ी के पीछे एक छोटे से बाड़े में बंधी थी। रामा ने पिछली रात ही गौरी के लिए बाड़े का पुआल से थोड़ा और गर्म किया था, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में वह ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रह पाएगी। वह ठंड के मारे मर सकती है।
रामा ने टॉर्च उठाई जो बैटरी से चलती थी, अपने शॉल और कसकर लपेटा और ठिठुरते हुए दरवाज़ा खोला। रामा ने टॉर्च उठाई जो बैटरी से चलती थी। उसने अपना शॉल और कसकर लपेटा। बर्फ़ का तूफान अब और तेज हो चुका था। हवा आंखों से तेजी से बर्फ़ के कारण मार रही थी और रामा को मुश्किल से रास्ता दिखाई दे रहा था। उसने हिम्मत की और बर्फ़ से ढके रास्ते पर कदम रखा। गौरी का बाड़ा झोपड़ी से बमुश्किल 20 कदम दूर था, लेकिन उस तूफानी रात में वह एक लंबी यात्रा लगी रही थी। जब रामा बाड़े के पास पहुंची तो उसने देखा कि गौरी अंदर सहमी हुई खड़ी थी। उसके शरीर पर बर्फ की एक हल्की परत जमी हुई थी और वह ठंड में ठिठुर रही थी और हर ओर जो है बर्फ का कोहराम मचा हुआ था। उसके बाद मेरी बच्ची रामा ने प्यार से कहा। वह उसे बेटी की तरह प्यार करती। उसने जल्दी से गौरी की रस्सी खोली। चलो अंदर चलो। गौरी को झोपड़ी के अंदर ले जाना रामा के लिए आसान नहीं था। झोपड़ी छोटी थी और गौरी का अंदर आना मतलब अंदर की सारी जगह घेर लेना। लेकिन रामा के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने गौरी को खींचते हुए बर्फ के बीच से रास्ता बनाते हुए बड़ी मुश्किल से झोपड़ी के अंदरूनी कोने तक पहुंचाया। गौरी के अंदर आते ही झोपड़ी का छोटा सा कमरा और भी छोटा लगने लगा और वैसे ही झोपड़ी उसकी बहुत छोटी थी। लेकिन अब रामा को राहत थी क्योंकि अंदर तो आग भी जल रही थी, गौरी सुरक्षित भी थी। रामा और वापस अंगीठी के पास बैठी। गौरी कोने में चुपचाप खड़ी थी। उसकी गर्म सांसें ठंडी हवा में भाप बनकर निकल रही थी। रामा ने अपनी बची हुई लकड़ी और उपले अंगीठी में डाल दी ताकि वे सब रात भर चल सके और झोपड़ी और भी गर्म रह सकी। आधी रात हो चुकी थी। बर्फबारी इतनी तेज थी कि झोपड़ी की छत पर बर्फ के गिरने की आवाज़ धीमी लगातार गूंज की तरह सुनाई दे रही थी। रामा ने अपनी आंखों पर हाथ रखा और अतीत की यादों में खो गई। उसे याद आया कि कैसे उसके पति मोहन हर साल सर्दियों में उसके लिए ख़ास तौर पर ऊन की गर्म मोजें बनाती थी। उसे याद आया कि जब उसकी बेटी छोटी थी तो पहली बर्फबारी में वह कितना खुश होती थी और कैसे वे दोनों मिलकर दरवाजे के बाहर बर्फ़ का पुतला बनाती थी। आज वह अकेली थी और यह चुप्पी उसे बहुत भारी लग रही थी। अचानक उस दरवाजे पर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ आई। रामा चौंक गई। इस तूफानी रात में कौन हो सकता है? वह धीरे से उठी। गौरी भी आवाज़ सुनकर सतर्क हो गई और हल्की सी आवाज़ में रंभाई, कौन? रामा ने डरते हुए पूछा। बाहर से कांपती हुई आवाज़ आई, माँ जी मैं हूँ, रानी। गांव का डाकघर वाला मैं, रास्ता भटक गया हूँ, मुझे कहीं पनाह चाहिए। रानी। रामा को याद आया कि वह लड़की तो डाकघर में काम करती थी। हाल ही में डाकघर में काम करने उसका एक गांव के दूसरी तरफ घर था। रामा के दिल में थोड़ी दया आई। इस बर्फ के तूफान में किसी को बाहर छोड़ देना पाप है। उसने जल्दी से दरवाजे की कुंडी खोली। जैसे दरवाज़ा खुला बर्फ और ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। सामने रानी खड़ी थी। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे थे और वह ठंड में कांप रही थी। उसके कंधे पर डाक का एक पुराना थैला था। अंदर आ जाओ बेटी जल्दी। रामा ने उसे अंदर खींचा और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और बहुत ही भीषण ठंड पड़ रही थी। अंदर आओ बेटी। रामा ने उसे अंदर खींचा और दरवाज़ा बंद किया। रानी लड़खड़ाते हुए अंदर आई और उसकी नज़र कोने में खड़ी गौरी पर पड़ी। वह थोड़ा चौंक गई, पर ठंड इतनी ज़्यादा थी कि उसने कोई सवाल नहीं किया। माँ जी आपका बहुत शुक्रिया। मैं इतनी देर से रास्ता खोज रही थी, मुझे लगा कि मैं यहीं पर जम जाऊंगी। रानी ने कांपते हुए कहा। चुपचाप बैठो और अपने हाथ सेको, मैं तुम्हें पीने के लिए कुछ देती हूँ, रामा ने कहा। रामा ने अंगीठी से पर बचा हुआ थोड़ा सा पानी गर्म किया और उसमें गुड़ डालकर रानी को दिया। गुड़ की गर्माहट और अंगीठी की आग से रानी को थोड़ी राहत मिली। माँ जी, यह तो तूफान है, मुझे कल सुबह गांव पहुंचना था, रानी ने चिंता से कहा। रामा ने मुस्कुराते हुए कहा, सुबह तक बर्फ साफ नहीं होगी बेटे, चिंता मत करो, यह डाक कल सुबह पहुंच जाएगी। तुम रात भर यहीं आराम करो, भगवान ने तुम्हें यहाँ भेजा है। रानी ने रामा की तरफ देखा। उस बूढ़ी महिला की आंखों में एक अजीब सी शांति थी, एक ऐसी शांति जो इस भयानक तूफान से बेपरवाह थी।
रामा ने उसे खाने के लिए थोड़ी सी बची हुई खिचड़ी भी दे दी। अगले कुछ घंटों तक रामा ने रानी से बातें की। रानी ने अपनी नौकरी के बारे में बताया और रामा ने अपनी बेटी और पति के बारे में, रामा ने गौरी के बारे में बताया और वह उसे अपनी बेटी की मानती। जब रामा ने देखा कि रानी नींद के आगोश में है तो उसने अपनी आंखों से खुशी के कुछ आंसू पोंछे। उसे अब अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। अगले सुबह जब पहली किरणें बादलों से छुनकर श्यामनगर पर पड़ी तो सब कुछ सफ़ेद और शांत था। बर्फबारी भी रुक चुकी थी। झोपड़ी का दरवाज़ा लगभग पूरा बर्फ से ढक चुका था। रामा और रानी ने मिलकर दरवाजे से बर्फ हटाई। बाहर की दुनिया एकदम ताज़ी, चमत्कार और शांतिपूर्ण। रानी ने रामा को प्रणाम किया और कहा, माँ जी, आपने मेरी जान बचाई। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रामा ने प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरा। जाओ बेटे, भगवान तुम्हारा भला करे। रानी ने अपना डाक का थैला उठाया और बर्फ पर पहला कदम रखा। रामा दरवाजे पर खड़ी होकर उसे दूर जाते हुए देखती रही और उसकी आंखों में पानी था। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। रानी ने अपने डाक का थैला उठाया और सफ़ेद बर्फ पर पहला कदम रखा। रामा दरवाजे पर खड़ी होकर उसे दूर तक देखती रही। उस दिन रामा को ये महसूस हुआ कि सर्दी की रातें भले ही लंबी और ठंडी हों, लेकिन वे किसी के जीवन में मानवता, दया और प्रेम की गर्माहट ला सकती हैं। जो किसी की आग की लौ से ज़्यादा तेज जलती हैं। वह अकेली नहीं थी और उसकी झोपड़ी चाहे कितने भी छोटे क्यों न हो, अब उसके लिए दुनिया का हर सबसे गर्म और सुरक्षित स्थान वही झोपड़ी थी। ऐसी कहानियों के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।